नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से होती है विस्तार से चर्चा, ताकि उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा भी आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल के जरिए या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। आज का विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन फसलों में सस्य क्रियाएं। साथ ही बातचीत होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। तो इन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। इस बीच आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत टीवी सेट की आवाज बंद करके करें और फोन लाइन के जरिए करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप ईमेल भेज सकते हैं अपने सवालों के। ईमेल आईडी नोट कर ले hellokisan2015@gmail.com। ईमेल पर अपना सवाल भेजने के साथ साथ अलग से अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। तो आइए अब हमारे सवालों के जवाब देने के लिए जो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ डॉक्टर एस एल मीणा मौजूद हैं, प्रधान वैज्ञानिक है, सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर लिम्बिसना देवी, जो कि वैज्ञानिक है उत्तर पूर्वीय पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगरतला त्रिपुरा से। डॉक्टर लिम्बिसना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और ग्रीष्मकालीन फसलों की बात करें तो और जाने की अगर किस तरह से इस वक्त उन्हें अपने फसलों की देखभाल करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार मिले। तो ऐसे में डॉक्टर मीणा, बातचीत की शुरुआत करते हुए हमें बताएं कि ये जो मौसम है ये किन किन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए ये किस तरह से खास महत्व रखता है ये समय फसलों की देखभाल के लिहाज से भी। हाँ बिल्कुल मोनालिसा, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक्चुअली जो ग्रीष्मकालीन जो मौसम होता है, समय होता है, वो हमारा जैसे हमारी रबी क्रॉप कट जाती है उसके बाद शुरू हो जाता है, और जो आने वाली जो खरीफ है उसकी बुआई से पहले ये सीजन होता है। तो हम इसको ग्रीष्मकालीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि गर्मियाँ पड़ती हैं, तापक्रम ज़्यादा रहता है। तो इसका जो शुरुआती होती है वो मार्च के लास्ट वीक से होती है या अप्रैल के फर्स्ट वीक से होती है। उसके बाद ये चलता है जून तक। तो इस छोटे से जो समय है इसमें हम कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, क्योंकि हमारे खेत खाली होते हैं तो हम चाहते हैं किसान भाइयों की आमदनी बढ़े। तो आमदनी बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इन छोटे से टाइम में किसान भाई चाहे तो दलहनी फसलें उगा सकते हैं या कोई सब्जी भी उगा सकते हैं। तो मुख्य दलहनी फसलों में मैं बताता हूँ आपको, मूंग है, उड़द है, लोबिया है और गुमार है। ये 3-4 जो दलहनी फसलें हैं ये इस समय किसान भाई उगा सकते हैं। और खास बात यह है कि इस समय अगर ये फसलें आप उगाएंगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी और इसमें जो हानिकारक कीट हैं और रोग हैं वो भी कम लगेंगे। जी, तो ये एक फायदा है कि रोग व कीट की समस्या कम रहती है इस समय में और आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर फसल की अच्छी तरह से देखभाल करें और उचित समय पर उचित शस्य क्रियाएं करते रहे। तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, विस्तार से इस पर करेंगे बातचीत। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। गर्मी की मुख्य फसलों में मूंग उड़द आती है। इनकी खेती उत्तर भारत की बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मध्य भारत की लाल काली मृदा में अच्छी तरह से की जा सकती है, लेकिन मिट्टी में जल निकासी का गुण होना जरूरी है। बुआई से पहले खेत में उचित नमी होना जरूरी है। खेत में 2-3 बार जुताई कर ले। हर जुताई के बाद पाटा लगाएं, जिससे मिट्टी की नमी संरक्षित रहे। बुआई का सही समय वायुमंडलीय तापमान, मिट्टी की नमी और फसल प्रणाली पर निर्भर करता है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का उपयुक्त समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक है। वहीं उड़द की बुआई का उपयुक्त समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक है। सरसों, गेहूं और आलू की कटाई के बाद 70 से 80 दिनों में पकने वाली प्रजातियों की बुआई की जा सकती है। अगर किसी कारणवश खेत समय पर तैयार ना हो तो वहां पर मूंग उड़द की 60 से 65 दिनों में पकने वाली प्रजातियों की बुआई 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं। सूरजमुखी फसल की बात करें तो उसकी बुआई 15 मार्च तक कर ली जाती है। अगर किसान सूरजमुखी व उड़द की अंतर्वर्ती खेती कर रहे हैं तो 2 कतारों के बीच उड़द की 2 से 3 पंक्तियां लेना उत्तम रहता है। तापमान को देखते हुए फसलों में सिंचाई का ध्यान रखें।
जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं डॉक्टर लिम्बिसना का और जानते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। डॉक्टर लिम्बिसना, ड्रैगन फ्रूट यानी कि जिसे कमलम भी कहा जाता है, इन दिनों काफी प्रचलित होने लगा है, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होने लगा है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि इसकी जो व्यावसायिक खेती है वो किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ड्रैगन फ्रूट जो है ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अट्रैक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि उसका जो कलर, वो जो पिंक और रेड कलर है उसके वजह से, और उसके साथ साथ इसमें इतना हाई एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर कंटेंट का रिचनेस है। लेकिन ये फ्रूट हम लोग का इंडिया में, भारत में 90s के समय में इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके बाद से इसका जो कल्टीवेशन एरिया है वो बहुत बढ़ रहा है। जैसे बहुत स्टेट जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी इसका कल्टीवेशन बहुत बढ़ रहा है, और जिससे किसानों को बहुत फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि ये एक नया क्रॉप है, इंट्रोड्यूस क्रॉप है, अट्रैक्टिव क्रॉप है, और मार्केट में इसका डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए डिमांड है। उसी वजह से ये इसका डिमांड और इसका कल्टीवेशन भी बढ़ रहा है। तो मांग बहुत अच्छी है इसकी, और ऐसे में जब मांग अच्छी आ रही है तो किसान भी इसकी खेती से जुड़ना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी मुनाफा उन्हें दिख रहा है। लेकिन किस तरह से खेती करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस फैमिली का पौधा है। इसे पिताया भी कहा जाता है। इसका तना गुदेदार और रसीला होता है। इसलिए बाजार में इसकी अच्छी मांग है। हालांकि भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इसकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इसीलिए किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ मोटा मुनाफा देने वाली फसलें भी लगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात करें तो भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। लेकिन अब ऐसे स्थानों में भी सफल उत्पादन लिया जा रहा है जहां कम उपजाऊ मिट्टी व अपर्याप्त पानी है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले गड्ढे खोदकर विशेष प्रकार से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के पास 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। अप्रैल जुलाई के माह में रुपाई कर पानी दे दिया जाता है। हर माह गोबर या रासायनिक खाद डालते रहे। समय समय पर खरपतवार हटाते रहे। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती हैं और 8 माह में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रुपाई के 16 माह बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप ले लेते हैं और फिर फल का। रुपाई के 18 माह बाद जब फल पूरी तरह गुलाबी हो जाएं, तो इनकी तुड़ाई कर ली जाती है। 1 एकड़ से करीब 3600 किलो फल की पैदावार होती है। जी, तो रिपोर्ट आपने देखी और इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि मूंग की बुआई की थी हमने फरवरी के लास्ट में, और लगभग 50 से ज्यादा दिन की फसल हो गई है। स्प्रिंकलर से पानी देते हैं और कितने पानी देने चाहिए ये जानना था मुझे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जी डॉक्टर मीना बताएं। हाँ बिल्कुल, देखो मध्य प्रदेश में वैसे भी मूंग की खेती बहुत करते हैं गर्मियों में, और मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, और वो काफ़ी स्तर पे, वो लंबे चौड़े स्तर पे वो मूंग की खेती करते हैं। जी। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब लोकेशन है कि वहाँ पे मूंग की खेती होती है। और जो किसान भाई बोल रहे हैं कि उनकी जो फसल है उन्होंने फरवरी के लास्ट वीक में बुआई उसकी लगा दी है। जी। तो बिल्कुल इस समय देखो तापक्रम एकदम बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी समय से तापक्रम बहुत डाउन था। इवन मार्च के मिडिल तक भी तापक्रम कम था, लेकिन जैसे ही मार्च खत्म हुआ है तापक्रम बढ़ गया है। तो जब तापक्रम बढ़ता है तो हमारी जो ज़मीन है वहाँ से भी जो हमारे जो मिट्टी में जो पानी होता है उसका भी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ज़्यादा उठता है पानी। तो इसलिए किसान भाइयों को हमेशा पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और हो सके तो जैसे आपका 6 दिन में 7 दिन में इनके अंतराल में आपको सिंचाई करनी होगी। और ये अच्छी बात है कि आप स्प्रिंकलर मेथड से मतलब सिंचाई कर रहे हैं। इससे क्या है कि आपकी पानी की बचत होगी, और दूसरी बात है कि इसमें खरपतवार कम निकलेंगे। तो आप
जब देखना कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आप फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और या फिर टेम्परेचर अगर कम रहता है तो आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि ज़्यादा तापक्रम में आप 5 से 7 दिन के अंतराल में पानी दे दें, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो आप 10 दिन के अंतराल में भी पानी आप दे सकते हैं। जी विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो जैसे कि विपिन जी ने मूंग के बारे में बताया हमें, डॉक्टर मीना, उन्होंने तो समय पर फसल लगा दी है, लेकिन जो किसान अब तक नहीं लगा पाए हैं, क्या अब भी उनके पास समय है कि वो इसकी फसल लगा सकते हैं? और अगर लगाना चाहे तो कौन सी किस्मों का चुनाव उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल सही बोला आपने मोनालिसा जी, क्योंकि ऐसा है ना, देखो मूंग की जो बुआई है उसका बहुत लंबा पीरियड चलता है। कई बार किसान भाइयों के पास कितनी एरिया कब खाली होता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई रबी की फसल लेते हैं। अगर जिन्होंने रबी की फसल ली है, जैसे कि कहा कि बात करूँ मैं आपका गेहूं की फसल खड़ी है काफ़ी जगह, और कई किसान भाइयों ने उसकी कटाई भी कर ली है। अगर किसान भाई चाहें मूंग लगाना तो अब भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट तो हुआ है, लेकिन अप्रैल के लास्ट वीक तक भी वो लगा सकते हैं। और उसके लिए कई वैरायटी आपको मिल जाएंगी, हमारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके काउंटर पे मिल जाएंगी, और हमारे पूसा के द्वारा भी जो इजात वैरायटीज़ हैं उनका आप लगा सकते हैं। उनमें पूसा 1431 है, और एक है पूसा 9531, ये दोनों ही बहुत अच्छी वैरायटी है। और एक ही पूसा विशाल है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये कम अवधि की है, यानी कि 60 से लेके 65 दिन के अंतर में ये पक जाती है। तो अगर किसान भाई अभी इसको लगाएगा तो जून के मध्य में या जून के लास्ट वीक में वो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देर से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो बेहतर है कि जल्दी पकने वाली जो किस्में हैं उनका चुनाव आप करें, और इसके लिए आप जो भी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से भी जानकारी मिल सकती है आपको, और आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करें इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। डॉक्टर लिम्बी सना, बताएं हमें कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस तरह की जलवायु, मिट्टी उपयुक्त रहती है, और इसे कब लगाना सबसे अच्छा रहता है? ड्रैगन फ्रूट जो है ये एक्चुअली हम पहले भी इवन आप लोग का ये प्रोग्राम प्रेजेंटेशन में भी था कि ये एक कैक्टस ग्रुप का क्रॉप है, तो ये बहुत हार्डी क्रॉप है। तो इसके लिए हम लोग ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो टेम्परेचर जो है 20 to 30 डिग्री और इवन 40 डिग्री तक ये आप विथस्टैंड कर सकते हैं। और रेनफॉल जो है 1000 से 2500 जो एवरेज रेनफॉल है वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप इरिगेशन का सुविधा दे सके तो आप कहीं पे भी जहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री होगा, जहाँ पे लो टेम्परेचर नहीं होगा, उसमें आप ड्रैगन फ्रूट को कल्टीवेशन कर सकते हैं। मींस इंडिया में मैक्सिमम जगह में ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन हो सकता है। तो अधिकतर जगहों पर इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन हमने देखा रिपोर्ट में कि इसकी खेती करने के लिए खंबे बनाए जाते हैं। तो क्यों इस तरह की विधि अपनाई जाती है, हमें कुछ बताएं इसके बारे में। ड्रैगन फ्रूट में एक्चुअली ये तो श्रब है, इसका कोई एक जैसे हम लोग बाकी फल क्रॉप जैसे लीची, मैंगो जैसा इसका एक वुड रहता है, वैसा ड्रैगन फ्रूट में नहीं होता है, ये श्रब है। इसलिए हम लोग को एक उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए एक पोल, आयरन पोल या पिलर बनाना पड़ता है, जो 1.5 मीटर हाइट तक होगा। उसी में सपोर्ट देके ये क्रॉप को लगाते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीना आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि ग्रीष्मकालीन फसलों की हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि आपने बताया कि रबी फसलें जब कट जाती है उसके बाद जो खेत पड़े रहते हैं उसमें इन फसलों को लिया जा सकता है। तो पड़ते पड़े खेतों में कई बार आप लोग ये भी सुझाव देते हैं कि हरी खाद की खेती कर लेनी चाहिए। तो जो हरे चारे की फसलें हैं वो कौन कौन सी है जिन्हें किसान ले सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस तरह की फसलें ली जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें क्या है कि आप अगर हरे चारे की खेती आप करना चाहते हैं या हरी खाद बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी सारी फसलें उपलब्ध हैं। और ये जो बहुत ही बढ़िया पीरियड जो 2 महीने का है, इसमें किसान भाई चारे की जो हरे चारे की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। उसमें आपका चरी हो गया है, और कुछ किस्में हैं बाजरे की, उसकी भी आप ले सकते हैं। और गुआर है जैसे, उसको आप चारे के रूप में भी ले सकते हैं। और गुआर को हम लोग हरी खाद के रूप में भी ले सकते हैं। और ढैंचा जो है आप उसको हरी खाद के रूप में भी उगा सकते हैं। तो आने वाले जब खरीफ का मौसम होगा तो हमारे पास टाइम कम रहेगा, तो लेकिन उससे पहले हमारी जो हरी खाद है वो पक के तैयार हो जाएगी, तो हम उसको उस समय हम स्लो डाउन कर देंगे। तो ये 3-4 जो क्रॉप है वो आप हरी खाद के लिए भी ले सकते हैं। और जो हरे चारे की बात कर रहे हो, हरे चारे में आपका और भी कई फसलें होती है, जैसे रिजका है, बरसीम है, वो भी चली रही हैं, उनको भी किसान भाई ले सकते थे, ले लिया होगा, चल रही है कटिंग उसकी अभी। और
आने वाले टाइम में जो आप जो क्रॉप बोएंगे उसके लिए हरी खाद की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो उसमें डेचा सबसे उपयुक्त फसल है और आप उसको उगा सकते हैं। 2 महीने में तैयार होकर पक जाती है और उसको आप लोड ऑन कर सकते हैं। और खरीफ में राइस। इन फसलों का क्या महत्व है, क्योंकि जो मिट्टी है वो किस तरह से तैयार हो जाती है अगली फसल के लिए, इस बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको पता है कि जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, ज़्यादातर दलहनी फसलें जो होती हैं वो हमारी लेग्यूम क्रॉप होती हैं। तो इन सभी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें ग्रंथियाँ होती हैं और ग्रंथियों में राइजोबियम होते हैं। तो जब हम ये फसलों को उगाते हैं तो ये जो नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो खुद ही अपनी स्वतः खुद ही कर लेते हैं और आने वाले समय की आने वाली जो क्रॉप है दूसरी वाली उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन ये छोड़ देती हैं। तो एक तो इनका क्या है कि जो रूट सिस्टम होता है, तना जो जड़ सिस्टम होता है वो काफ़ी गहरा होता है। तो हमारी जो मिट्टी है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें राइजोबियम होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और उससे ये क्या है कि हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है और इनके जो पत्ते होते हैं वो भी जमीन में गिरते हैं। तो उससे क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो उसमें पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को जो कैच करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए लेग्यूम यानी पल्से जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनको किसान भाई लगाएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट ही रहेगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मनोज जी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है ये यूपी में की जा सकती है या नहीं, और इसकी जो आपने 4 प्रजातियां बताई हैं उनकी अलग अलग विशेषता बताएं। मनोज जी आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है या नहीं? जी हाँ, और इसके साथ साथ इसके जो 4 वैरायटी है इसकी विशेषताएं क्या? जी इसकी वैरायटी के बारे में भी जानना चाहते हैं। डॉक्टर लिम्बी सनाम बताएं। हाँ, आपके उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती बिल्कुल हो सकती है और ड्रैगन फ्रूट का 3 वैरायटी जो 3 टाइप मिलता है। जो एक है अंदर का जो फ्लैश है वो सफेद होगा और उसका जो पील या स्किन जो है वो पिंक कलर का होगा और दूसरा वैरायटी जो है वो अंदर का जो फ्लैश है जो रेड कलर का होगा और बाहर भी पिंक कलर। और एक और नया वैरायटी जो है ये है अंदर का जो फ्लैश है व्हाइट और येलो स्किन होता है। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम हम लोग का अभी तक का जो कल्टीवेशन और इसका रिसर्च भी बहुत कम हुआ है, लेकिन जो कल्टीवेशन कर रहा है वो व्हाइट फ्लैश पिंक स्किन और रेड फ्लैश पिंक स्किन ये, और इसका डिमांड और मार्केट प्राइस भी बहुत हाई है। जैसे फार्म गेट में अगर एक फार्मर जाने से 100 to 200 रुपीज पर केजी में सेल होता है और एक फ्रूट का साइज 300 to 800 ग्राम तक भी होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो किस्मों का चुनाव है वो किस आधार पर किसानों को करना चाहिए? क्या क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चुनाव किया जाता है या फिर नजदीकी बाजार की जो मांग है उसके आधार पर करना होता है? उसका डिमांड और अपना चॉइस के हिसाब से अट्रैक्टिवनेस जिसमें जैसे रेड वाला जो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है जिसमें मार्केट प्राइस भी ज्यादा मिलेगा और उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है मनोज जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी तरह से हमारी बातचीत हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम ग्रीष्मकालीन फसलों में शस्य क्रियाओं के बारे में और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीना आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं इनमें खरपतवारों की समस्या कितनी आ सकती है और इनसे निजात पाने के लिए किसान क्या करें? बिल्कुल, देखिए फसल तो कोई सी भी हो, खरपतवार तो आते ही हैं, लेकिन खरीफ की बनिस्बत ग्रीष्म में कम आते हैं। गर्मियों में खरपतवार कम आते हैं क्योंकि उनका जो बीज होता है वो सहज उग नहीं पाते हैं और वो बीज डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग सिंचाई करेंगे, हम लोग बुआई करते हैं, दूसरी फसल उगाते हैं तो डेफिनेटली और जो दूसरी जो फसलें होती हैं उनके बीज उग जाते हैं और जो हमारे खरपतवार हैं उनके पौधे भी उग जाते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए किसान भाई जनरली 1-2 जोत लगा देते हैं शुरू में और फिर बाद में जैसे बुआई करते हैं तो उस समय हम लोग एक खरपतवार नाशी एक रसायन होता है, उसका हम इस्तेमाल करने के लिए किसान भाइयों को हम बोलते हैं और उसका नाम है पेंडिमेथिलीन। लेकिन उसकी जो डोज है वो थोड़ी कम देनी होगी क्योंकि गर्मियों में क्या है कि ज़्यादा खरपतवार नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर बुआई के समय में आपको लगता है कि खरपतवार आने की उम्मीद है तो डेफिनेटली आप पेंडिमेथिलीन एक रसायन उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके इस्तेमाल आप बुआई के तुरंत बाद करेंगे, यानी कि हमारी जो मूंग की या उड़द की या ग्वार की जो फसल है उसके जो बीज अंकुरण होंगे उससे पहले हमको उसका इस्तेमाल करना होता है। तो उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 800 ग्राम होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और उसमें 600 से लेकर 700 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपकी फसल उगने से पहले। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आदित्य सोलंकी जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जो खेती होती है मैडम जी, किसकी खेती? आदित्य जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आती है। अपना सवाल आप स्पष्ट तौर पर पूछिए जी। तो खेती करते हैं उसमें जमीन कैसी होनी चाहिए? अच्छा, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर लिम्बिसना। ड्रैगन फ्रूट ये एक फ्रूट प्लांट है, तो आप प्लेन लैंड में भी कर सकते हो और टोपोग्राफी जो हिल लैंड में भी आप कर सकते हो। और ये हर एक प्लांट से दूसरा प्लांट का डिस्टेंस जो है 2 से 3 मीटर होना चाहिए। तो आप मिस प्लेन जो आपका प्लेन लैंड होगा या टोपोग्राफी जो स्लोपी लैंड है वो दोनों जमीन में आप ड्रैगन फ्रूट कर सकते हैं। और अगर आप सॉइल के बारे में पूछ रहे हैं तो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक सॉइल होना चाहिए और सैंडी कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह कुछ अच्छा से दे रहे हैं तो जो सब मार्जिनल में थोड़ा कम फर्टाइल सॉइल में भी इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। जी आदित्य जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। और हमारे पास यहाँ पर कुछ मेल भी आ रहे हैं, आइए कुछ ऐसे ही सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। राकेश पाल जी ने सवाल भेजा है कि मूंग, उड़द और खरबूजे की खेती के साथ भिंडी के अलावा और कौन सी मिश्रित खेती की जा सकती है? जी हाँ, देखिए मूंग और उड़द 2 ऐसी फसलें होती हैं, इनको आप कोई भी फसल में आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अभी जो वसंतकालीन गन्ना जो चल रहा है आप उसमें भी उड़द मूंग का आप ले सकते हैं दोनों फसलों को। तो 2 गन्ने की कतारों के बाद एक उड़द या मूंग की आप कतार ले सकते हैं। इस तरह से अंतर शस्यक्रिया भी आप कर सकते हैं और अंतर जो फसल होती हैं उसमें भी आप इनका समावेश कर सकते हैं। दूसरा, अभी इस समय किसान भाइयों के यहाँ पे काफ़ी जगह सनफ्लावर भी लगते हैं गर्मियों में। तो जो हमारा जो सूरजमुखी है उसकी खेती आप करेंगे तो ये बिल्कुल आप मूंग और आप उड़द दोनों ले सकते हैं। और खरबूजा तो आपका जल्दी चलता है, किसी भी फसल में कोई दिक्कत नहीं है उसका, तो क्योंकि वो तो फैलने वाली है, नीचे फैलने वाली है, तो उसके लिए इंटरक्रॉपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों ही जो फसलें मैं बोल रहा हूँ आपको, मूंग और उड़द, ये कम समय पकने वाली हैं और इनकी हाइट भी कम होती है और इनका जो फलियाँ है वो जल्दी पकती हैं और ये 2 महीने के अंदर आप इसको काट सकते हैं। तो ये दोनों ही फसलें बिल्कुल उचित हैं हमारी जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लिए। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। और प्राण सिंह लोधी जी जो कि रायसेन मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने 2 सवाल भेजे हैं, तो एक एक करके दोनों सवाल लेते हैं। पहला सवाल इनका है कि ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? डॉक्टर लिम्बिसना बताएं।
कोई भी अगर ये हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है ICR इंस्टीट्यूट और KVKs और जो प्राइवेट नर्सरीज जो वेल सर्टिफाइड नर्सरीज है उससे आप ड्रैगन फ्रूट का पौधे मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि मूंग की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, डॉक्टर मीना। हाँ देखिए, मूंग की तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन समय ये है कि आप कब उसको उगा रहे हैं। जी। अगर आप खरीफ में उगा रहे हैं तो उन्नत किस्में थोड़ी अलग होंगी, और रबी में उगा रहे हैं तो उसकी अलग होगी, और ग्रीष्मकालीन में उगा रहे हैं वो अलग होगी। क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर खरीफ में या ग्रीष्मकालीन मौसम में इसकी बुआई करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में हम लोग रबी में भी उर्द मूंग ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे खरीफ में तो बहुत सारी वैरायटी आपको अवेलेबल हैं। जैसे पूसा विशाल है, पूसा 1431 है, पूसा 9531 है, बहुत सारी हैं। मूंग आज़ाद वन है, मूंग उर्द आज़ाद वन है। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, और वो हमारे एरिया स्पेसिफिक वैरायटी भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बोएंगे तो वहाँ पे काफ़ी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने वैरायटी रिलीज़ की है वहाँ का आप काम ले सकते हैं। और जो पूसा इंस्टीट्यूट है उन्होंने पूरे भारत के लिए वैरायटी रिलीज़ की हुई है। लेकिन अगर गर्मी की बात करते हैं, ग्रीष्मकालीन जो मूंग की बात करते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल 1431 ले सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। और पूसा विशाल का भी आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छी पैदावार देनी है। और इन दोनों ही जो वैरायटीज़ हैं इनमें क्या है कि हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप कम से कम देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो प्राण सिंह लोधी जी, आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए। उम्मीद है इन जानकारियों से आपको लाभ जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लिम्बिस सना, आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो पौधे लगाने के लिए सही समय कौन सा होता है, और क्या इससे पहले कुछ खास तैयारियां करनी पड़ती है? ड्रैगन फ्रूट जो है हम लोग इसका जो प्लांटिंग मटेरियल जो है वो सीड नहीं होता है, उसका कटिंग होता है। और जो कटिंग को हम लोग जो इलाइट मदर प्लांट जो इवन नर्सरी से भी मिलता है, लेकिन अगर कोई फार्मर्स इस्टेब्लिश कर चुका है तो वो अपने आप ही वो एक नर्सरी एक कटिंग बना सकता है। कटिंग जो होना चाहिए जो 20 to 25 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए। और आप कटिंग करने के बाद उसको एक फंगिसाइड में थोड़ा डीप करके पॉलीबैग जिसमें सैंड, सॉइल और FOM का 1:1 का रेशियो में मिक्स किया वाला उसमें लगा देना है, और उसको शेडी एरिया में रखना है। तो ये लगने के बाद हम 5 to 6 मंथ्स में ये प्लांट लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। और लगाने के लिए ये राउंड ईयर लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी, मार्च या सितंबर, अक्टूबर के समय में, क्योंकि बहुत सारा रेनी सीजन जून जुलाई में इसमें थोड़ा रोटिंग का प्रॉब्लम होगा। तो रेनी सीजन को अवॉइड करके फरवरी, मार्च या अक्टूबर, नवंबर में हम लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए अपना नाम। हाँ जी मैडम, मेरा नाम नारायण दत्तराम सोलंकी से। जी बताइए। महाराष्ट्र से, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़। ठीक है, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये मैडम जी की 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करे तो कैसे करे, और उससे लगभग खर्चा कितना आएगा? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर लिम्बिस सना, बताएं क्वेश्चन क्या था? 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती किस तरह से करें और इसमें लागत कितनी आएगी, कितना खर्च आएगा? महाराष्ट्र में तो ड्रैगन फ्रूट ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुली फार्मर्स कर रहा है। और हर प्लांट का डिस्टेंस जो मैं बता चुका हूँ 3 मीटर में लगाना है, और उसको पिट दग करके जो प्लांटिंग मटेरियल को ये 3 मीटर का डिस्टेंस में ही लगाना है। तो हर एक पोल को बनाने के लिए शायद अराउंड 1000 to 1500 तक ही खर्चा होगा। और ड्रैगन फ्रूट का हार्वेस्टिंग जब हम लोग यील्ड में आते हैं तो एक हेक्टर से हम लोग 10 to 30 टन पर हेक्टर का यील्ड मिल सकता है, जो काफी बहुत ही प्रॉफिटेबल है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इसका प्राइस भी तो कॉस्टली है ना। फार्म गेट में ही आप 100 to 200 में मिल रहा है, तो मार्केट में तो और भी हायर प्राइस में मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर लिम्बिस सना, हमें ये बताएं कि चूंकि इसमें थोड़ी लागत आती है आम फसलों की तुलना में, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई योजना है जिसका लाभ लिया जा सकता है आर्थिक मदद के लिए? एक्चुअली थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, जो स्पेशली ड्रैगन फ्रूट के लिए तो नहीं है, लेकिन थ्रू डिफरेंट स्कीम्स है सरकार का। TSP ट्रैवल सब प्लान हुआ, SCSP प्लान हुआ, उसके थ्रू में फार्मर्स ये बेनिफिट ले सकता है। जी जी
बिल्कुल। तो कई योजनाएं ऐसी है जिनका लाभ लिया जा सकता है और सफलतापूर्वक ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है। तो बातचीत हमारी यहाँ पर जारी है ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में और साथ ही ग्रीष्मकालीन फसलों के सस्य क्रियाओं के बारे में। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में सस्य क्रियाओं के बारे में, साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आपके पास है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए सवाल भेजे जा सकते हैं। आइए यहाँ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीना, आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रीष्मकालीन समय है ये, तो सबसे खास बात यह है कि जो पानी है उसकी किल्लत अक्सर हो जाती है और इस तपती गर्मी में क्या उपाय करें, सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से करें और क्या कुछ ऐसा उपाय भी कर सकते हैं कि जो मिट्टी की नमी है वो ज्यादा समय तक बरकरार रहे ताकि फसलों को इसका लाभ मिल सके? तो ऐसे में कुछ उपाय बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जी जी। और वो जो हमारी जो फसलें है उनके लिए नहीं, इंसान के लिए भी है, लाइफ स्टॉक के लिए भी है। पानी के बगैर तो जीवन भी नहीं है। और विशेष करके जब हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन समय की, तो उस समय पानी की खपत ज़्यादा होती है क्योंकि पानी उड़ता बहुत है। टेम्परेचर अगर 40 के आसपास जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो मिट्टी है उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है। तो वो बार बार किसान भाइयों को सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसान भाई अगर दलहनी फसलें करेंगे और जो हमारी रबी की फसलें हैं उनका जो पुआल है या उनकी जो क्रॉप रेजिड्यू जो होते हैं, अगर वो बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे या मिट्टी के ऊपर डाल देंगे तो नमी बनी रहेगी, काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। इसलिए हम किसान भाइयों को हमेशा बोलते हैं कि आप कंप्लीटली आपके जो खेत है उसमें से जो आपका जो क्रॉप रेजिड्यू है यानी कि फसल का अवशेष जो होते हैं, आप उसको कंप्लीटली रिमूव ना करें, कुछ पड़ा रहने दें खेत में भी, तो उससे आपको बहुत फायदे होंगे। और अब जब बात करते हैं कि जैसे गर्मियों में हम सिंचाई देंगे तो फिर किसान भाई की फसलों को कैसे मतलब जीवित रखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या है कि जो इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाना पड़ता है। अगर हमारा जो दलहनी फसलें हैं
और कोई गुआर है, चाहे मूंग या उड़द है, और ज़्यादा ताप कम है, तो डेफिनेटली हमको एक तो तरीका बदलना होता है। जैसे हम स्प्रिंकलर मेथड अपना सकते हैं, ड्रिप भी अपना सकते हैं, और जो अगर क्यारी मेथड से आप अगर किसान भाई करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप जो आपकी जो सिंचाई की जो है ना फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ाइए, लेकिन जो मात्रा है ना उसको कम करिए। जो सिंचाई की जो मात्रा है, यानी कि जो हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसको हम 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का लेवल कर रहे हैं एक सिंचाई में, उसको फिर 5-6 दिन बाद फिर दे दें। तो आप सिंचाई क्या बारंबार कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है पानी की वो कम कर दें। जी, तो अगर क्यारियों में सिंचाई इस तरह से कर रहे हैं तो फिर आप उसकी जो क्वांटिटी है उसे कम कर सकते हैं, मात्रा घटा सकते हैं। लेकिन बेहतर है उपाय जैसे कि बताया कि जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां हैं, यानी कि माइक्रो इरिगेशन के जो साधन है, स्प्रिंकलर, टपक, इनका अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये काफी लाभदायक होगा, पानी की भी बचत होगी और फसलों की बढ़वार भी अच्छी होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। अनुज कुमार जी रांची झारखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो अनुज जी। हेलो अनुज जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है अनुज जी से। हेलो, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि आज हेलो किसान कार्यक्रम में हमारा विषय ड्रैगन फ्रूट का भी है, तो आइए इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां लेते हैं। डॉक्टर लिम्बिसना, आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है हमारे देश में, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि 90 के दशक से इसकी खेती की जा रही है। ऐसे में किसान अगर इसकी खेती के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसकी शुरुआत करने से पहले और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? इनिशियल इंडिया में अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में और बाकी आईसीआर इंस्टीट्यूट में भी इसका रिसर्च और ये ट्रेनिंग चल रहा है, और कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, माफ कीजिएगा डॉक्टर लिम्बिसना, दोबारा आपसे हम जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अनुज जी रांची झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी स्वागत है आपका, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो अनुज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लग रहा है हमारा फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मीणा, हमें ये बताएं कि ये जो ग्रीष्मकालीन फसलें किसानों ने अभी ली हुई है, उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन इस वक्त किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो पोषक तत्व है ना 2 तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो हमारे जो पौधे होते हैं उनको लगभग 17 जो एलिमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, और किसान भाइयों को पता है कि उनकी जो ज़मीन है उसमें कौन कौन से तत्व ज़्यादा हैं, कौन कौन से कम हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसान भाइयों को हमेशा सोइल टेस्ट के लिए जाना चाहिए, और सोइल टेस्ट आपके केवीके में हो सकता है, किसी आईसीआर के इंस्टीट्यूट के एटिक सेंटर पर हो सकता है, या कहीं और लेबोरेटरी होंगी, इसमें आप अपनी सोइल की जांच करा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो दलहनी फसलें हैं उनको क्या है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे कम पड़ती है जी। क्योंकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन खुद ही कर लेते हैं, यानी कि वो नाइट्रोजन की आवश्यकता खुद ही पूरी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई और भी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटास है, और दूसरे जैसे आयरन है, मैग्नीज है, इनकी अगर कमी रहेगी तो आपकी पैदावार पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए मिट्टी की जांच करवा के आप ये देख लीजिए कि आपकी जो ज़मीन है उसमें कौन से तत्व कम है, कौन से ज़्यादा हैं, और जो कम है उनकी आप पूर्ति आप बुआई से पहले ही करें तो बेटर होगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है मोनालिसा जी कि जो हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीज है और बोरोन है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उसमें क्या है कि इन एलिमेंट्स का बड़ा रोल होता है। तो इन एलिमेंट्स की कमी भूमि में नहीं होनी चाहिए, इसलिए सोइल का जांच कराना चाहिए। अगर आपके सोइल में अगर ये सूक्ष्म तत्व मौजूद नहीं है तो आप बुआई से पहले ही डाल दीजिए। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसान भाइयों को पता है कि भाई मूंग, उड़द और लोबिया और जो गुआर है, इनकी जो रिकमेंडेशन जो मात्रा होती है वो लगभग 10 से लेकर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम हमारा पोटास इसमें लगता है। तो ये रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर आपकी जो सॉइल है उसमें ऑलरेडी ये तत्व हैं मौजूद तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सॉइल टेस्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, मैं जानना है ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसी है, प्रकार के हो, जलवायु कैसा हो, समय में क्योंकि यहाँ का होता है ट्रेनिंग कहाँ पे सफल जो है किसान बन।
जी नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पाई है। हम जहां तक समझ पाए हैं, आप जानना चाहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस तरह की जलवायु उपयुक्त रहती है। कुछ और भी सवाल है आपका? चलिए इसी का जवाब देते हैं। डॉक्टर लिम्बिसना, बताएं। क्लाइमेटिक ड्रैगन फ्रूट तो बहुत वेराइट, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वेराइट क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। हम लोग का इंडिया में जैसे साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे फ्रॉस्ट मींस ठंडा फ्रॉस्ट फ्री होगा वहाँ पे ग्रो सकते हैं। और उसका जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो जो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और जो नॉर्मल रेनफॉल में ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग का किसान भाई जो है वो उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर लिम्बिसना, हमें ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हुए सिंचाई की व्यवस्था किसानों को किस तरह से करनी होती है? कितने पानी की आवश्यकता होती है इस पौधे को? एक्चुअली ड्रैगन फ्रूट जो है ये हम लोग रेनफेड डिपेंडेंट क्रॉप है, जो रेनफॉल में डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो ड्राई सीजन में हम लोग को थोड़ा इरिगेशन तो फोर्टनाइटली मींस 15 दिन के अंदर में इरिगेशन तो देना जरूरी है, नहीं तो बिना इरिगेशन का जो फ्रूट का क्वालिटी भी नहीं होगा और ड्रॉपिंग भी होगा। और इवन हम लोग माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप में भी हम ड्रैगन फ्रूट को कल्टीवेट कर सकते हैं, ताकि जिससे हम लोग का जो सॉइल मॉइस्चर जो है वो बना रहे, स्पेशली ड्यूरिंग द ये फ्रूटिंग सीजन में ना, अप्रैल के बाद जब फ्रूटिंग होगा, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग सीजन में पानी का जरूरत है ड्रैगन फ्रूट में। इसके अलावा इवन जैसे प्लांट के प्लांट जो इंटर स्पेस में अगर हम लोग इंटरक्रॉप करेगा, जैसे कोई भी लेग्यूम, जैसे सर ने बताया कोई भी लेग्यूम क्रॉप से आप इंटरक्रॉप करेगा, तब भी आपका सॉइल मॉइस्चर रिटेन रहेगा, जो फायदा होगा। और बहुत वीट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है ना, तो वो वीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो वीट मैट करके एक है जिससे कवर कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी कवर क्रॉप ग्रो करके जो वीट का प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मींस मल्चिंग जिसे बोलते हैं, जिससे वाटर का ये कंजर्वेशन होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, पोषक तत्व प्रबंधन है, वो किस तरह से करना होता है इस फसल में? फर्स्ट तो हम रिकमेंड करेंगे कि सॉइल टेस्ट करें, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज से ड्रैगन फ्रूट का जो एक इनिशियल जो ये फ्रूट जो है, ये बाकी फ्रूट से थोड़ा इसका डिफरेंस क्या है कि ये 1 साल में फ्रूटिंग हो जाता है। जो नॉर्मल हम लोग फल लगाते हैं उसमें 4-5 साल के बाद जो इकोनॉमिक यील्ड हो जाता है, तो ये 1 साल में फ्रूटिंग हो जाता है। उसके बाद 5 to 6 ईयर्स तक ये बहुत प्रोफ्यूज फ्रूटिंग इकोनॉमिक यील्ड मिल जाता है। तो फर्स्ट ईयर में हम 10 to 15 kg ऑफ FYM रिकमेंड करते हैं। उसके बाद 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 50 ग्राम ऑफ फास्फोरस और 50 ग्राम ऑफ पोटासियम, जो इनिशियल एज में फर्स्ट ईयर में, जिसमें नाइट्रोजन का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। उसके बाद हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में फास्फोरस और पोटासियम का डोज को थोड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन जो फर्टिलाइजर डोज हम लोग देंगे उसको हम भाग करके देना है, जैसे 3 भाग या 4 भाग ऐसा स्प्लिट करके देना है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मीणा, अब आपसे जानना चाहेंगे, ग्रीष्मकालीन फसलों की जब बात हो रही है तो लोबिया ग्वार भी बहुत ही मुख्य फसल है इस मौसम की, तो इनकी देखभाल इस वक्त किसान किस तरह से करे, किस तरह के सस्य क्रियाएं करें? बिल्कुल, देखो पहले हमने बात की थी खरपतवार नियंत्रण की, तो वो तो ऑलरेडी किसान भाई कर चुके हैं, या फिर जो अभी जब बोई है फसल को, तो उसमें किसान भाई खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे होंगे, तो उसमें निराई गुड़ाई बेस्ट होगा, या पेंड मेथड का इस्तेमाल कर लिया होगा। दूसरा हमने बताया कि पानी की जो प्रबंध है वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि गर्मियों के समय है तो गर्मियों में डेफिनेटली आप इरीगेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे। दूसरा पोषक तो आप पहले ही प्रबंध कर चुके हैं। और इस समय क्या है कि किसान भाइयों को ये देखना होगा कि उनके जो पौधे हैं, चाहे वो मूंग की फसल हो, चाहे उड़द की हो, चाहे आपका लोबिया हो, चाहे गुआर हो, वैसे तो संभावना बहुत कम होती है कि इस समय कोई हानिकारक कीट उन पर लगता हो, लेकिन बाई चांस अगर कोई हानिकारक कीट लगा भी है तो किसान भाई अवश्य देख लें एक बार, क्योंकि जनरली क्या होता है, माफ कीजिएगा डॉक्टर मीणा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है। हम कीट प्रबंधन के बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। माता दीन जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी माता दीन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मक्का में कीड़े लग रहे हैं। किस फसल में? मक्का। अच्छा ठीक है। हाँ। किस तरह के कीड़े लग रहे हैं? ये पत्तों को जैसे छलनी से काट देते हैं, चूड़ा हो जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर मीणा बताएं। हाँ बिल्कुल। देखो गर्मियों में बहुत सारे एरिया में हमारे किसान भाई मक्का लेते हैं, और अभी इसका चलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि गर्मियों में भुट्टे के लिए ज्यादातर मक्का हम बोते हैं जी, और वो जल्दी मार्केट में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली इस समय क्या है, कई बार हमारा जो आर्मी फॉल वर्म है वो भी आ जाता है। वो कीड़ा बहुत ही खतरनाक है,
और काफ़ी एरिया को नुकसान कर देता है वो उसको बोलते हैं आर्मी फॉलवर्म ना। और दूसरे भी कई कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों को कुतरते हैं और कई बार लोकस्ट भी आ जाता है, वो भी नुकसान करता है। तो वैसे तो किसान भाई को पता है कि भाई इनका जो प्रकोप कितना है कितना नहीं है। अगर प्रकोप ज़्यादा ही हो रहा है तो आप बिल्कुल रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप कोरोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, आप उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो जो इमिडाक्लोप्रिड है एक्चुअली वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक इंसेक्टिसाइड है। तो वो हर तरह के कीड़ों को, यानी कि जो पत्ती से रस चूसते हैं या पत्तियों को कुतरते हैं या फिर और भी डैमेज करते हैं, तने को डैमेज करते हैं, तो उन सभी कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक एक रसायन आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 0.03% के हिसाब से आप उसको देंगे। तो यानी कि इस तरह इस रेट से आप अगर देंगे तो आपकी जो फसल पर जितने भी इस तरह के हानिकारक कीट लग रहे हैं वो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप 10 दिन के अंतराल में आप दोबारा से वही रसायन आप इस्तेमाल करिए, तो फिर कंप्लीटली जो आपके जो हानिकारक कीट है वो सारे मर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो माता दीन जी, उम्मीद है कि इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और आपकी फसल में जो कीड़े लग रहे हैं उनसे आपको छुटकारा भी मिलेगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन फसलों की प्रतिक्रियाओं के बारे में और साथ ही बातचीत हो रही है ड्रैगन फ्रूट की खेती की। इन विषयों से जुड़े जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए सवाल भेज सकते हैं। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीना आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आप कीड़ों का जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे इस मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े तो नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी यदा कदा इस तरह की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में किसान क्या करे बचाव के लिए और क्या करे निदान के लिए? बिल्कुल, देखो फसलें जब रहती हैं तो कीड़े भी रहेंगे, रोग भी आते हैं, लेकिन ये मौसम का मिजाज होता है कि किस मौसम में कौन से रोग ज़्यादा लगते हैं और कौन सा कीड़ा ज़्यादा प्रकोप करता है। जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में हम लोग मूंग, उड़द, लोबिया और गुआर लेते हैं, दूसरी फसल भी लेते हैं, पर कभी कभी मौसम में बदलाव होता है तो उस समय कोई कीड़ा लग भी सकता है। तो जनरली सामान्य तौर पर क्या होता है, मूंग में एक येलो मोजिक वायरस लगता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, तो उसका प्रकोप जरूर देखने को मिलता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों को देखना होगा कि आपका जो क्रॉप है उसमें कितने एरिया में पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अगर ज़्यादा पीले, अगर कम पीले हैं तो आप पेड़ को उखाड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर इसका प्रकोप हो गया है
तो फिर डेफिनेटली इसका हम कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमारा जो वायरस है उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन जो इसको जो फैलाने वाला जो कीट होता है उसको हम बोलते हैं वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई को हम कंट्रोल जरूर करेंगे। तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई तरह के रसायन होते हैं, इंसेक्टिसाइड होती हैं, और उसमें इमिडाक्लोप्रिड बहुत ही अच्छी एक कारगर रसायन है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करेंगे, छिड़काव करेंगे। तो मैंने बताया कि 0.03% के हिसाब से घोल बनाएंगे, यानी कि 10 लीटर पानी में अगर हम 4-5 ml भी डाल देंगे तो सफिशिएंट होगा। तो उस समय इसका छिड़काव कर देंगे तो जितनी भी व्हाइट फ्लाई आपकी पेड़ खेत में है तो वो मर जाएंगी। उसके बाद ये येलो मोज़ेक वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी कीड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय मूंग में विशेष करके येलो मोज़ेक वायरस होता है और उसको फैलाने वाली वाइट फ्लाई के कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। जी हाँ, तो किसान बड़ी ही मेहनत से खेती करते हैं, अच्छा उत्पादन हासिल करते हैं, लेकिन रोग व कीट की वजह से कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर लिम्बिसना आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती अगर किसान कर रहे हैं तो किस तरह के रोग व कीट से उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है और क्या क्या उपाय उनके पास हैं? ड्रैगन फ्रूट जो है एक्चुअली ये कैक्टस फैमिली का है, तो ये थोड़ा काफी हार्डी क्रॉप है, लेकिन बाकी क्रॉप से कंपेयर करने के लिए ये थोड़ा पेस्ट एंड डिजीज का अटैक कम होता है इसमें। लेकिन अगर पेस्ट एंड डिजीज लाइक जैसे मिलीबग हुआ, तो इसमें हम लोग कॉमन इंसेक्टिसाइड लगा सकते हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से जैसे एंथ्रैक्नोज करके एक डिजीज अगर इफेक्ट हुआ तो बेंकोजेब या कार्बनडाइजिम जो फंगिसाइड है उसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं 1 to 2 ग्राम पर लीटर। और थोड़ा हाई रेनफॉल एरिया में थोड़ा रोटिंग का इशू होता है, लेकिन मैक्सिमम उतना हार्टी क्रॉप है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो रोटिंग हुआ तो फील्ड सैनिटेशन, जैसे फील्ड को क्लीन करके रखना, सराउंडिंग को क्लीन करना, तो फील्ड सैनिटेशन या नीम बेस्ड कोई इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड से भी कंट्रोल हो जाएगा। जी डॉक्टर लिम्बिसना, आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि ड्रैगन फ्रूट की जो एक्सपोर्ट मांग है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, निर्यात की मांग बढ़ रही है। तो ऐसे में एक्सपोर्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए क्या किसानों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन का किस तरह का स्कोप है? हाँ, ड्रैगन फ्रूट का जो लोकल डिमांड या एक्सटर्नल इंपोर्ट डिमांड बहुत है। जैसे हम लोग का इंडिया में अभी जो मिल रहा है वो मैक्सिमम इंपोर्टेड, जैसे साउथ ईस्ट एशियन से इंपोर्टेड क्रॉप है। तो अगर हम लोग साइंटिफिक वे से कल्टीवेट करके जिसका पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करने से गुड फ्रूट साइज एंड क्वालिटी मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारा वैल्यू एडिशन हम लोग ड्रैगन फ्रूट का डिमांड है, जैसे जैम में हो, आइसक्रीम बनाना हो, जेली बनाना हो, इवन ये नेचुरल इसका कलर के वजह से हम लोग नेचुरल कलरेंट, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल कलरेंट को लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं, तो नेचुरल कलरेंट के रूप में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर लिम्बिसना, आपने कार्यक्रम के दौरान लगातार जुड़ के बहुत ही अच्छी जानकारियां दी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते डॉक्टर मीणा जानना चाहेंगे कि तुड़ाई का समय जब आएगा तब किसानों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताते चलें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो मूंग और उड़द की जो फसलें होती हैं इनमें क्या है कि कई तरह की वैरायटी होती है, जिसमें कि कई बार क्या है कि जो फूल है ना बार बार लगते हैं और फलियां भी एक साथ नहीं पकती है। तो कुछ फलियां पहले पक जाती हैं, उसके बाद फिर फूल आना शुरू होता है, तो फिर बाद में वो फलियां बाद में पकती हैं। ये प्रॉब्लम उड़द में भी है और इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि ऐसी कोई विकसित किस्में बनाएं कि सभी फलियां एक साथ पकें। लेकिन जनरली 90% जो हमारी किस्में हैं उनमें ऐसा ही होता है कि कुछ फलियां पहले पकती हैं कुछ बाद में। तो इसलिए इनकी तुड़ाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो तुड़ाई का जो टाइमिंग इसमें 2-3 तरह का हो सकता है कि पहले आप जो पहले पक जाती है फलियां उनको पहले तोड़ लें, उसके बाद सेकंड तुड़ाई कर सकते हैं और अगर हो सके तो थर्ड भी कर सकते हैं। तुड़ाई करने के बाद आप किसान भाई क्या करेंगे कि ये जो मूंग उड़द की जो खेती है और गुआर तो एक साथ ही आप ले सकते हैं, उसका वेजिटेबल भी बना सकते हैं। तो जब आप फलियां तोड़ लेंगे तो जो बची हुई जो हमारी जो पुआल है वो स्ट्रा है उसको मिट्टी में मिला दें, तो वो हरी खाद का काम भी करेगी। तो इस तरह से फसलों को आप फलियों के रूप में भी उगाते हैं। उसके बाद जो बचा अवशेष है उसको मिट्टी मिलाने से हरी खाद बन जाती है। तो उसको मिलने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है सॉइल में, तो उसमें आपकी जो उर्वरा शक्ति है सॉइल की वो बढ़ जाएगी और उसमें जो वाटर धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो किसान भाई जितनी भी ये फसलें करें ग्रीष्मकालीन में, चाहे वो मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे गुआर हो, चाहे लोबिया हो,
इनका जो जितना भी क्रॉप रेजिड्यू है, फसल अवशेष है, उसको फलियां तोड़ने के बाद उसी में मिला दें। जी जी, तो उससे अच्छी आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। जी डॉक्टर मीणा, आपने भी बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें कार्यक्रम के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आपने कि ग्रीष्मकालीन फसलों की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हो, कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में भी आज इस कार्यक्रम में आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अगले विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती। साथ ही बात होगी प्राकृतिक खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनसे जुड़े रहें, इनसे कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और अपने सवाल भी आप हमें इस माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। जानकारियों से भरपूर इस हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।